नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है द मुगल्स। 16th to 17th सेंचुरी के बीच का समय जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। रूलिंग एज लार्ज a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of the people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। देखो, राज करना भारत जैसे या भारतीय उपमहाद्वीप पे बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्नताएं, अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए लोग, ये इनके साथ काम करना, वो भी मध्य भारत कालीन के समय में, बहुत ही मुश्किल था। क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्पलिश्ड व्हाट हैड हिदरटो सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड। जो बहुत ही छोटे समय तक पॉसिबल हो सकता था। उनके जो प्रेडिसेसर्स कौन होते हैं? जो उनसे पहले आए हुए थे, यानी कि दिल्ली सुल्तान जो हमने पढ़े, उन्होंने छोटे छोटे एरियाज पे किया था काम, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। फिर उन्होंने 16th सेंचुरी में आगरा से लेकर दिल्ली तक को अपने अपने राज्य को बढ़ाया। अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 17वीं शताब्दी आते आते उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर दिया था, ठीक है। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ द गवर्नेंस दैट outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर प्रशासन का जोड़ा और गवर्नेंस ऐसी दी कि जो बहुत ही अच्छी लेगेसी होती है। जैसे कि उन्होंने बहुत ही अच्छी छाप छोड़ दी कि आगे आने वाले जितने भी इस सब कॉन्टिनेंट पे, इस उपमहाद्वीप पे राजा आए या फिर रूलर्स आए, चाहे वो डेमोक्रेसी में हैं या फिर ब्रिटिशर्स थे, वो इग्नोर नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया था, रूल किया था। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्पर। देखो, रेड फोर्ट जो है दिल्ली में है। यहाँ से आज हमारे यहाँ जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस होता है, उस दिन क्या करते हैं, फ्लैग होइस्ट होता है, यानी कि झंडा लहराया जाता है वहाँ से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगर पता है आप में से किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स। मुगल्स कौन थे? किनके वंशज थे? 2 lineages, यानी कि 2 वंशों के राजा जो थे उनके थे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगिस खान। जो उनकी माता थी ना, मुगल्स की माँ, वो गेंगिस खान के परिवार को बिलोंग करती थी। जो वो उनका डेथ कब हुआ था? डाइड 1227 में। ओके। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। देखो, मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना मैप में चाइना कहाँ पड़ता है और सेंट्रल एशिया कौन सा एरिया है, ठीक है। फ्रॉम देयर फादर्स साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर। तैमूर के सक्सेसर भी थे वो। उनके पिताजी कौन थे? तैमूर के वंशज थे, ठीक है। इस तरह से डाइड 1404, ठीक है। द रूलर ऑफ द ईरान, इराक, मॉडर्न डे टर्की। तो ये कहाँ के राजा थे? जो तैमूर थे वो ईरान के, इराक के और मॉडर्न जो आज के समय का टर्की है उसके राजा हुआ करते थे, तैमूर। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड Mughal or Mongols. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people। देखो, गेंगिस खान जो था ना, मंगोल बहुत ही क्रूअल और हार्श ट्राइब माने जाते थे। ट्राइब होता है कबीला, तो ये लोग बहुत ही हार्श होते थे। ये इस इतने बुरे तरीके से लोगों को मारते थे, बिना एक इंसानियत का कोई चेहरा ही नहीं दिखता था। इस तरह से इतना हार्श दिखता था इनका जो मैसेकर होते थे, जो ये हत्याकांड करते थे। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स। और ये किसके साथ जुड़े हुए थे? उज़्बेक्स के साथ। देयर मंगोल कंपिटिटर्स, जो मंगोल कंपिटिटर्स थे उनके। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से क्या था? द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिड एंसेस्ट्री। अब तैमूरिड एंसेस्ट्री जो थी, तैमूर्स मुगल्स के पिता की साइड के थे, वो काफ़ी ज़्यादा उसे गर्व महसूस करते थे, उन्हें अपना पूर्वज कहने में। Not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398। उनके जो ancestors थे, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने जो दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में, ठीक है, तैमूर्स ने। तो दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी
पिक्टोरियली ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। तैमूर के साथ अपनी पिक्चर्स बनाते थे हर राजा, क्योंकि वो उन्हें अपना पूर्वज मानते थे। मुगल मिलिट्री कंपेन्स, जो मुगल्स थे वो अपने मिलिट्री कंपेन्स कैसे करते थे? बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर, बाबर जो है ना अपने पहले मुगल राजा रहे भारत के, द फर्स्ट मुगल एम्पर 1526 to 1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना। पहले कहाँ पे राज किया? फरगना में, इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। आप बच्चे जो हैं अगर 6th में हैं तो 12, अभी 13 ईयर्स ओल्ड बच्चे होंगे। अभी तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, सोचो वो कितने बहादुर होते होंगे कि 12 साल का बच्चा राजा बन जाता है। कहाँ का? फरगना का। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group। देखो 12 साल का बच्चा है, उसे थ्रोन से उसे अपने ताज से, अपनी गद्दी से हटा दिया गया। क्यों? किसने हमला किया था? मंगोल्स ने किया था, ठीक है। तो उज़्बेक्स ने आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, बहुत साल इधर उधर घूमने के बाद, ही सीज्ड काबुल इन 1504। और उन्होंने क्या किया? काबुल को 1504 में अपने अंडर ले लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया। इब्राहिम लोदी नाम था दिल्ली के सुल्तान का, ठीक है। एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। और युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत में। इसे कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। ओके, तो इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ ये। अब ये देखो, ये मैप जो है ना इसे बहुत अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक छोटी छोटी जगह को देखना है, कौन सी जगह कहाँ पे है, ताकि जब भी एग्जाम में पेपर में ऐसा कोई मैप आता है तो आप आराम से कर पाओ। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, कैसे वो सक्सेशन, यानी कि अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है तो उसके आगे कौन रूल करेगा, तो ये इसको लॉ ऑफ सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे करते थे वो, क्या रीति थी उनकी? द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजिनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। जो मुगल्स थे ना वो ऐसे में विश्वास नहीं करते थे कि अगर पिता है तो पिता का सबसे बड़ा बेटा ही राज गद्दी संभालेगा। तो इंस्टेड दे followed the Mughal and Timurid custom of copper seigneury inheritance। ऐसा था कि उन्होंने मुगल और तैमूर का जो कस्टम था, क्या करते थे कि जब भी किसी राजा की या किसी भी रूलर की डेथ होती थी, उसके सारे बच्चों के बीच में जो प्रॉपर्टी थी वो इक्वली डिवाइड कर दी जाती थी, बांट दी जाती थी, ना कि किसी एक को दी जाती थी राजा बना के। और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स्ट ऑल द सन्स। तो विच डू यू थिंक इज अ फेयरर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिमोजेनेचर और कॉपर सेन्यूरी? तो आपको कौन सा लगता है अच्छा, प्रिमोजेनेचर या फिर कॉपर सेन्यूरी? प्रिमोजेनेचर हुआ सबसे बड़े बेटे को अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा राजा बनने का, लेकिन कॉपर सेन्यूरी में ऐसा होता था कि सबको मिलता था, सबको बराबर मिलता था। तो बेटर तो वही होगा ना फिर, कॉपर सेन्यूरी। तो मुगल मैरिजेस विद द राजपूत्स, ये जो पैराग्राफ है इसको देख लेते हैं हम। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कच्छावा प्रिंसेस। ये राजकुमारी कहाँ की थी? कच्छावा। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आमेर, मॉडर्न डे जयपुर जिसे बोलते हैं। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज अ राठौर प्रिंसेस। जो शाहजहां थे उनकी माता का नाम, वो कहाँ किसकी बेटी थी? राठौर राजाओं की बेटी थी, राजकुमारी थी वो। एंड रूलर ऑफ मारवाड़, कहाँ से थे वो? मारवाड़ के रूलर थे वो लोग, जोधपुर, ठीक है में। एंड मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, अब दूसरे राजाओं के साथ उनके कैसे रिश्ते और संबंध थे ये देखते हैं। द मुगल रूलर्स, ये मैं इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इनको नहीं छोड़ना होता। द मुगल रूलर्स कंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। देखो ऐसा था कि मुगल राजा जो थे, मुगल जितने भी रूलर हुए हैं उन्होंने कॉन्स्टेंटली उन लोगों के खिलाफ युद्ध किया, उन राजाओं के खिलाफ युद्ध किया जिन्होंने उनको अपना राजा स्वीकार नहीं किया था। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइन देम वॉलेंट्रली। देखो जैसे ही मुगल जो है बहुत ताकतवर हो गए तो बहुत सारे राजाओं ने उन्हें बिना किसी आपत्ति के अपनी ही इच्छा से, वॉलेंट्री होता है खुद की इच्छा से ही, उन्हें ज्वाइन कर लिया, उनके साथ हाथ मिला लिया। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत इस चीज़ की एक अच्छी उदाहरण है कि उन्होंने मुगल्स के साथ हाथ मिलाया था। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। ये जो पैराग्राफ है ना, तो यहाँ इसका पता इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ जुड़ती है कि बहुत सारी जो लड़कियाँ थी राजाओं की, राजपूत राजाओं की, उन्होंने मुगल्स के साथ उनकी शादियाँ करवाई थी।
और फिर उसके उसके साथ क्या हुआ था, मेनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस, और उन्हें फिर बड़े बड़े पद दिए जाते थे राज दरबार में। बट मेनी रेजिस्टेड एज वेल, और बहुत सारे राजवंश ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी हमेशा खिलाफत की, उनके अगेंस्ट खड़े रहे वो। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़। अब आप लोगों को एक मैप देखना है, सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और इन्होंने मुगल्स को अपना राजा नहीं माना। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट्स वतन जागीर। देखो, एक बार हराने के बाद भी जो मुगल्स थे उन्होंने बहुत सम्मान के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट या उनके साथ जो पेश आए वो बहुत सम्मान के साथ आए। उन्होंने उन्हें उनकी ज़मीनें यानी वतन दे दिया, वतन यानी उनकी ज़मीन दे दी उन्हें, और उन्हें सम्मान के तौर पे वतन जागीर दे दिया गया। और फिर क्या होता है, द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time। देखो, ऐसा था कि जब वो लोग हराते थे ना किसी को, तो उसके बाद उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते थे, बुरा बिहेव। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो बुरा लगेगा, वैसे ही उनको भी कोई भी इंसान अगर बुरा बर्ताव ना करे, आपके हार जाने के बाद भी आपको बहुत ही सम्मान से आपके साथ बात करे, तो आपको वो इंसान अच्छा ही लगेगा। तो इसी तरह से मुगल्स भी बहुत अच्छे लगते थे उन लोगों को जिनको वो अपमानित नहीं करते थे, उनको सम्मान देते थे जब। तो इस वजह से वो लोग काफ़ी उनके साथ मिल भी चुके थे। लेकिन हर समय हर इंसान एक जैसा नहीं होता था, हर राजा एक जैसा नहीं होता था, तो बहुत मुश्किलें भी आई बीच में। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स क्या होते हैं? एज अ एम्पायर एक्सपैंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। देखो, अब एक छोटा सा राज्य हो उसे संभालना आसान है, लेकिन जब मुगल राज्य बहुत फैल गया, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक बहुत लंबा राज्य हो गया, तो फिर बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया, उनको नौकरियों पे रखा। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स दुरानीज दे एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ईरानीज, इंडियन, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठाज एंड अदर ग्रुप्स। दोज हु जॉइंड मुगल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसबदार। देखो, उन्होंने एक ही तरह के लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस पे नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अलग अलग लोगों को रखा, जिनमें कौन थे? ईरानी लोग, ईरान से जो आए थे ना, यहाँ सेटल हो गए थे वो। फिर इंडिया में जो मुस्लिम बने थे वो लोग, जो अफ़गानिस्तान के थे उनको भी, राजपूत्स को भी, मराठा लोग थे उनको भी, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मनसबदार बना दिया, ताकि वो लोग अपने अपने एरिया में पूरा ध्यान रख सकें किसका? लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सामाजिक व्यवस्था कैसी चलेगी, ये सब करके। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। ये जो टर्म मनसबदार है ना, ये किसको रेफर करती है, किसको दर्शाती है? उस इंसान को जिसके पास मनसब है। मीनिंग ऑफ पोजीशन और रैंक। मनसब का क्या मतलब है? एक पोजीशन, एक रैंक, उसको बोलते हैं मनसब। जैसे आप कोई बच्चा 7th में पढ़ रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या है? वो हाई स्कूल में 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो उसकी स्कूल में पोजीशन है, ठीक है। तो अब ये इसी तरह से मनसबदार भी एक पोजीशन होती थी, एक रैंक होता था, ठीक है। रैंक ऐसे भी होता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उनमें से सबसे 1 रैंक पे कौन है, 2nd रैंक पे, रैंक उसी तरह से होता है ना। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल टू फिक्स। ये एक ग्रेड होते थे, जैसे ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए प्लस प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, इस तरह से है। तो ये उस समय इस तरह का नहीं होता था, लेकिन ग्रेड अलग सिस्टम से दिया जाता था। फर्स्ट रैंक, पहला क्या होता था? रैंक। दूसरा सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा रैंक होगा उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी, उसी हिसाब से उसके पास मिलिट्री की जिम्मेदारी भी होगी। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड जात। न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी ना, जैसे कैसे सैलरी दी जाएगी किसी इंसान को और उसका रैंक कैसे बनेगा, तो वो नंबर्स के हिसाब से देखा जाता था। जैसे अब यहाँ पे समझाया गया है हमें अच्छे से। जात रैंकिंग क्या होता है? नोबल विद द जाट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। देखो, अगर किसी के पास 5000 जात हैं तो वो क्या हो गया? उससे बड़ा हो गया जिसके पास 1000 जात होंगे, ठीक है। एंड इन अकबर्स रेन देयर वर 29 मनसबदार। कितने थे? 29 मनसबदार थे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इस तरह के, ठीक है। विद द रैंक ऑफ 5000 जात, जिनके पास क्या था? 5000 जाट हुआ करते, जात रैंक था जिनका, ठीक है। जात होता है पर्सनल उनका रैंक, ठीक है, जात पर्सनल। तो उनके 5000 का जात जिसके पास होता था, तो अकबर के टाइम पे वो 29 थे नंबर में।
देन क्या है, बाय औरंगजेब रेन द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज टू 79। देखो औरंगजेब के समय तक आते आते बहुत जगह भी बढ़ चुकी थी और लोगों की ज़रूरत भी बढ़ चुकी थी, तो उस समय तक मनसबदार की काउंटिंग कितनी हो गई थी, 79 हो गई थी। वुड दिस हैव मेंट मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट, क्या इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा जो है स्टेट का बढ़ चुका था इस वजह से? क्यों नहीं, क्योंकि अगर 29 थे, 29 को भी तो कुछ पे करते होंगे ना, सैलरीज वगैरह जो भी देते थे, तो वो बढ़ के 79 को अब देनी थी, तो वो भी खर्चा बढ़ गया होगा। ठीक है, द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार एंड कैवेलरी मैन। देखो उन्हें क्या करना होता था, मिलिट्री आर्मी रखनी पड़ती थी मनसबदार्स को, अपने पास आर्मी के कुछ सोल्जर्स रखने पड़ते थे जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती थी, जिसमें वो घुड़सवार भी रखते थे और दूसरे सैनिक भी रखा करते थे साथ में। ठीक है, द मनसबदार ब्रॉड दिस कैवेलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम अ सैलरी। देखो अब मनसबदार को कहाँ जाना पड़ता था, राजा के पास जाना पड़ता था, वहाँ जाके उनके जितने घोड़े हैं, जितने सोल्जर्स हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता था और घोड़ों के ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता था ब्रांड की, इस मनसबदार के पास ये इतने से घोड़े हैं, इतने सैनिक हैं, उस हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसको पेमेंट मिलेगा। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर विच वर समवट लाइक इकताज। देखो हमने दिल्ली सुल्तान में इकताज पढ़े थे ना, इकताज ऐसी जगह होती थी जो चीफ को देते थे, मिलिट्री के चीफ को देते थे, लेकिन यहाँ पे सिविल लोगों को दी जाती है, बड़े बड़े मनसबदार्स को ये जागीर्स दी जाती थी और उन जागीर्स के वहाँ से वो अपना खर्चा निकालते थे, अपने घोड़ों का, अपने सैनिकों का, सबका। बट अनलाइक मुक्तीज, मुक्तीज की तरह नहीं थे ये। मुक्तीज कौन थे, इक़्तादार जिनको बोलते थे। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। ऐसा था कि इक़्तादार जो होते थे ना, उन्हें वहाँ रहना होता था, वो वहीं पे रहते थे, वहाँ लोगों का देखभाल करते थे, लेकिन मनसबदार वहाँ पे नहीं रहते थे, उनको कहीं पे भी जागीर कोई भी दी जाती थी, मनसबदार राजा के उधर ही रहते थे। ठीक है, वो कहीं और के भी हो सकते थे। दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मनसबदार को किसी भी दूसरे भाग में रखा जा सकता था देश के, और लेकिन जो उनकी जागीर थी, उनके नाम पे जो उन्हें जागीर दी जाती थी, वहाँ उनके सर्वेंट्स, उनके नौकर काम किया करते थे उनके लिए और उन्हें कलेक्ट करके रेंट दे दिया करते थे। In Akbar's reign, these Jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the Mansabdar. तो ये अकबर के समय में बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से ध्यान से काम किया गया ताकि मनसबदार्स को मनसब जितनी उनकी ज़रूरत है उतना ही उनको दिया जाए। बाय औरंगजेब्स रेन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांट सम। ऐसा होता था कि जितना सम बोला होता था ना, तो उससे कम एक्चुअल रेवेन्यू जो है कलेक्ट होता था, मीन्स कि वहाँ से पैसा निकाल लिया जाता था। अब अगर किसी को बोला है कि आपको कितना देना है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी को 1000 रुपीज़ देने हैं, तो वो कहेगा मेरे पास कितने हैं, 800 ही है। ठीक है, तो वो 200 कम देगा। इस तरह से वो एक्चुअल अमाउंट का गफला होता था। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। और ज़्यादा नंबर ऑफ जागीरदार हो गए थे, तो इस वजह से बहुत इंतजार करना पड़ता था उन्हें एक जागीर को पाने के लिए। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। ये सारे फैक्टर्स ने क्या किया, अब जागीर्स कहाँ से, ज़मीन तो उतना ही है ना, लोग बढ़ते जाएंगे तो ज़मीन का तो एक लिमिट होता है, उसके आगे तो कहाँ से देगा कोई, है ना। तो एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। तो अगर किसी के पास जागीर होती थी तो उन्होंने क्या करना होता था, वो क्या करते थे, उतना रेवेन्यू, उनसे एक्स्ट्रा रेवेन्यू उतना ले लेते थे जितना वो कर सकते थे, उसके लिए वो किसानों पे जुल्म किया करते थे। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। जब औरंगजेब के अंतिम साल थे ना, क्योंकि वो दक्षिण में चले गए थे, दक्षिण में युद्ध कर रहे थे वो, तो उत्तर में बहुत परेशानी हो रही थी, जागीरदार बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे और बेईमानी करते थे, तो वो रोक नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को। ठीक है, वो व्यस्त हो गए थे और ऊपर से युद्ध में काफ़ी पैसा बह गया था उनका, ख़त्म हो गया था सब कुछ उनका। कहते हैं कि जो उनका ट्रेजरी होता है, खजाना खाली हो चुका था। औरंगजेब एंड देन क्या हुआ, इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। अब देखो जागीरदार को कोई भी अफेक्शन या कोई भी लगाव उन लोगों से नहीं होता था जहाँ से उसे रेवेन्यू आता था, क्योंकि वो खुद वहाँ पे काम नहीं करता था, वो लोगों से मिलता भी नहीं था, कोई और उसके लिए काम करता था और वो भी जितना हो सके उतना जुल्म किया करते थे लोगों पर। ठीक है, तो अब देखो जब्त एंड ज़मींदार, ये क्या होता है,
द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। किसी भी राजा का जो सोर्स रहा ना मेन इनकम का, वो क्या था, एक पीजेंट्री, जो किसानों के ऊपर जितना भी कर लगता था वहीं से आता था, वो सारा धन कमाई वहीं से होती थी सबकी, राजाओं की। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल एलिट्स दैट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल चीफमैन। ज़्यादातर केसेस में क्या होता था कि गाँव में जो हेडमैन होते थे उनको टैक्स दे दिया जाता था लोगों के द्वारा, तो वहाँ से फिर आगे वो राजा तक धीरे धीरे एक के बाद एक करके पहुँचते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार, एक वो टर्म इस्तेमाल करते थे जो कहते थे जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज, जो भी इंटरमीडियरी मतलब बीच में, मानो ये राजा बैठे हुए हैं, राजा इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, पीछे कौन है, पीजेंट है, पीजेंट से किसने लिया, किसी ने भी ले लिया, चीफ ने ले लिया, ठीक है, चीफ के आगे उनके भी कोई हेड होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनका भी हेड बोल देंगे फिर, ठीक है। हम इस तरह से ये सबको क्या मिला के एक नाम देते थे, मुगल्स बोलते थे ये सब जमींदार, ठीक है। वेदर देवर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफटन, वो कोई भी हो सकते थे, या फिर कुछ पावरफुल चीफ होते थे या फिर कोई गांव के वहाँ के ही हेडमैन या गांव के मुखिया हुआ करते थे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना आज के समय में, किसी को पता है क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि सबको पता चले। टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, टोडरमल ने क्या किया, एक बहुत ही ध्यानपूर्वक सर्वे किया, मतलब एक एक चीज़ का निरीक्षण किया उन्होंने कि कहाँ पे कैसी फसल होगी, फिर प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर पीरियड, उन्होंने वहाँ के रेट भी देखे और 10 साल का पूरा रिकॉर्ड देखा कि पिछले 10 साल में कैसे कैसे क्या उपजा है, यानी कि वो बहुत मेहनत से उस चीज़ को देखा उन्होंने ताकि किसानों के लिए बेहतरी का कुछ सोचा जाए। 1570 टू 1580 ये 10 साल का समय लगा, एक पीरियड लिया उन्होंने जिससे उन्होंने कैलकुलेट किया चीज़ों को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, जो ये उन्होंने डेटा कलेक्ट किया ना, टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, तो हर एक फसल पे कैश में टैक्स देना पड़ता था लोगों को, अब वो फिक्स किया था उन्होंने। कैश क्या होता है? सीधा पैसे देना है किसी को, जैसे कि आप अगर सामान लेने जाते हो तो आप क्या देते हो, कोई चीज़ देते हो क्या, अनाज देते हो क्या, नहीं देते हो, पैसे देते हो, तो वही उसी तरह से किसान को भी अब पैसे देने थे, ना कि अपना अनाज। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स, हर एक प्रोविंस, जिस तरह से आज के समय में राज्य होते हैं ना, स्टेट्स होती हैं, उस तरह से प्रोविंस होते थे। और जो प्रोविंस होते थे ना, एक मानो ये प्रोविंस है, ठीक है, ये बड़ा सा प्रोविंस है, बड़ा प्रोविंस है, इसको रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर देते थे, रेवेन्यू सर्कल छोटे 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 भाग में डिवाइड कर देते थे ताकि वहाँ से रेवेन्यू आराम से कलेक्ट हो जाए, ठीक है। इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, हर एक क्रॉप का अलग अलग रेवेन्यू रेट होता था, कर अलग अलग लगता था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त, जो ये सिस्टम था ना कि रेवेन्यू सर्कल में प्रोविंस को डिवाइड कर देना, वहाँ से फिर हर एक फसल पे कर लेना, तो ये इसका नाम था जब्त। जब्त क्या होता है, इसका क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो ये इसका आंसर इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। नाउ क्या है, इट वॉज प्रेवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। देखो अब अगर इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ प्रेवलेंट होगा, कहाँ पे इसकी ज़्यादा प्रचलन होगा, जहाँ पे मुगल खुद ये सब काम कर सकते थे, राजा लोग खुद कर सकते थे अपने मंत्रियों के साथ, क्योंकि वो छोटा ही एरिया होगा ना, सारे जगह पे तो राजा खुद से नहीं ना जा सकते। तो ऐसा एंड देन क्या है, दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। देखो राजा कहाँ बैठे हैं, दिल्ली में। अगर इंडिया का मैप निकाल के आप अपने पास रखो तो देखो यहाँ पे मानो दिल्ली है ना, दिल्ली है, तो अब यहाँ पे वेस्ट में कितना दूर है गुजरात, यहाँ पे मुमकिन था क्या ये सब? टोडरमल ने यहाँ सारा काम कर लिया, हमें लगता है कि छोटी सी जगह होगी अगर मैप में देखेंगे, लेकिन ये बहुत दूरी होती है, तो ऐसी जगहों पे मुश्किल नहीं था, मुश्किल था बंगाल और गुजरात जैसी जगहों पे, ईस्ट या वेस्ट में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ जाकर फिर देखनी पड़ती थी सारी चीज़ें। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर, कुछ एरिया में ऐसा होता था कि ज़मींदार काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे और
द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रेबिलियन। ऐसा होता था कि अगर किसी भी मुगल प्रशासक को कोई भी किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन करता था उसके साथ या कुछ भी गलत करते थे तो वो विद्रोह कर देते थे, ठीक है। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ सेम कास्ट एलाइड इन रेबलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कभी कभी ऐसा होता था कि किसान और ज़मींदार मिलके मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट विरोध कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, ठीक है। ज़मींदार और किसान मिलके जब उन्हें लगता था कि मुगल राजा हमसे ज़्यादा कर ले रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। दीज पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के अंत से इस वजह से बहुत सारे जो मुगल राजाओं को जो मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर जगह पे विद्रोह अगर करते थे लोग तो कमज़ोर हो रही थी जो मुगल साम्राज्य। अकबरनामा एंड आईन अकबरी, ये किताब है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देती है, अकबर के समय की पूरी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है हर तरह से। अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स, वो अकबर ने एक अपने बहुत ही खास मित्र और जो दरबारी थे अबुल फजल जिनका नाम था, टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, उनके समय की हिस्ट्री इतिहास लिखने के लिए बुलाया। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम में हिस्ट्री लिखी किसकी, अकबर के राज्य की, टाइटल्ड अकबरनामा, और इसे नाम दे दिया अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर्स रेन। देखो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या लिखा है, जो अकबर के पूर्वज हैं उनके बारे में लिखा, और सेकंड में क्या है, जो सेकंड वॉल्यूम में अकबर के समय में जो भी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में लिखा, ठीक है। द थर्ड वॉल्यूम इज द आईन अकबरी, तो थर्ड वॉल्यूम का नाम है आईन अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये अकबर की प्रशासन व्यवस्था के साथ डील करता है, प्रशासन व्यवस्था के लिए को बताता है आईन अकबरी वाला पोर्शन। थर्ड वॉल्यूम है ये। हाउस होल्ड्स और घरों का क्या सिस्टम था, आर्मी एंड रेवेन्यू एंड ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, और ज्योग्राफी जो उस टाइम के भूगोल का जो सिचुएशन थी वो सारा इसमें ही है आईन अकबरी में। यानी ज्योग्राफी से पता चलता है ना कहाँ कैसा मौसम, कैसी फसल, कैसा लोगों का रहन सहन, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, और इसमें बहुत अच्छी डिटेल्स दी हुई हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं किसके बारे में, जो भारतीय रीति रिवाज थे, जो संस्कृति थी भारतीय लोगों की जो भारत में रह रहे थे उनके बारे में। द मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट अबाउट द आईन अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स। जो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि स्टैटिस्टिकल यानी कि जो चीज़ें हैं ना नंबर्स के साथ दी गई हैं, जैसे कि कितना % रेवेन्यू होता था, कितने प्रोविंसेस थे, क्या था, क्या कर लगता था, कितना खर्चा होता था, कितनी आमदनी होती थी, जैसे आजकल लिखा होता है ना अकाउंट्स बनाते हैं उस तरह से है, बहुत अच्छा सा डिटेल में दिया हुआ है। अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यू, सब के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। नूर जहां इन्फ्लुएंस ऑन जहांगीर कोर्ट, अब देखो नूर जहां बहुत ही पॉपुलर लेडी थी, किसकी वाइफ थी वो, जहांगीर की। मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611, मेहरुनिसा जो है उन्होंने राजा जहांगीर के साथ शादी की, कब, 1611 में। एंड रिसीव द टाइटल नूर जहां, इतनी सुंदर थी कि नाम दिया गया नूर जहां, ठीक है। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, वो बहुत ही ईमानदार थी अपने पति के लिए और बहुत ही सपोर्ट करती थी उनका, हमेशा उनका साथ देती थी वो। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन बेयरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूर जहां। ऐसा था कि अब सम्मान देने के लिए जहांगीर ने क्या किया, एक साइड पे एक सिक्के पे अपना नाम लिखा, एक साइड पे, दूसरी साइड पे सम्मान देने के लिए नूर जहां का नाम लिखा। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज अनदर फरमान, ये जो कॉइन है ना यहाँ पे उन दोनों के नाम हैं, एक साइड नूरजहां दूसरी साइड जहांगीर, और ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसे फरमान बोला गया। और ये फरमान क्या था, फरमान क्या होता है, एक ऑर्डर निकालना। द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड्स ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूर जहां पातशाह बेगम, उन्हें एक अथॉरिटी दे दी गई थी कि जब जहांगीर कुछ फैसला ना लें तो उनकी जगह पे वो फैसला ले सकती थी और उन्हें उनका ऑर्डर मान्य होता था। The round seal states by the son of Jahangir Shah, she became as brilliant as the moon. May नूर जहान बादशाह बी द लेडी ऑफ द एज, तो काफ़ी सम्मानजनक शब्दों के साथ उनका जो
काफ़ी सम्मान के साथ नूरजान बेगम का जो है दरबार में एक बहुत ही अच्छा पोजीशन थी। सुलेकुल क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जहांगीर अकबर सन। जहांगीर कौन था वैसे? अकबर का बेटा था। डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलेकुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कैसे बताते हो अपने पिता की सुलेकुल पॉलिसी को? एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ द all creeds. So, in his imperial dominion, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of the opposite religion and for beliefs good and bad, and the road to intolerance was closed. Sunnis and Shias met in one mosque, and Christians and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace. जिसका मतलब है सुलेकुल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल पीस। तो जहांगीर ने डिस्क्राइब ऐसे किया कि उनके पिता ने जो पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, हर धर्म के लोगों को जगह दी थी, जहाँ पे कोई भी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, सब लोग एक दूसरे की बुरी और अच्छी चीज़ों को देखेंगे और सब लोग एक दूसरे की अच्छाई को समझ के मिल के रहेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, सुन्नी और शिया दो अपोजिट सेक्शन हैं जो इकट्ठे एक ही मस्जिद में क्या करेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, जाते थे, बैठते थे। और उसके बाद क्रिश्चियन और ज्यूज़ जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो भी एक ही चर्च में प्रेयर करते थे। तो इस तरह से कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने क्या करने की कोशिश की, यूनिवर्सल पीस लाने की कोशिश की, हर धर्म की अच्छाइयाँ बता करके सबको एक करने की कोशिश की। ये जहांगीर ने विवरण दिया है अपने पिता की सुलेकुल पॉलिसी का। ठीक है। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब मुगल साम्राज्य 17th सेंचुरी और उसके बाद क्या हुआ? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। जो प्रशासनीय और जो मिलिट्री से जुड़ी हुई एफिशिएंट उनका जो काम था कैसा था, इससे बहुत एफिशिएंटली काम किया ना उन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सूझबूझ से। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमी की यानी कि आर्थिक और जो आर्थिक तरक्की बढ़ी और अब लोग आर्थिक रूप से और भी सक्षम होने लगे। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। तो विदेशी लोग इसे एक किस रूप में देखते थे? बहुत ही सुंदर, यानी कि सोने की चिड़िया कहते थे। बट these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greater ऑप्यूलेंस। देखो इन लोगों ने जो बाहर से ट्रैवलर आए ना, इन्होंने ये भी बताया कि अगर एक तरफ से वहाँ पे बहुत अच्छी जीवन भी था, राजसी जीवन बहुत अच्छा था, बड़े बड़े लोगों का जीवन बहुत अच्छा था, दूसरी तरफ से गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी और दोनों चीज़ें चल रही थी साथ में। द इनइक्वालिटीज वर ग्लेयरिंग। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 12th years of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of the total of 8,000. In this small number are mere 5.6% of the total number of the mansabdar. इनइक्वालिटीज़ बहुत बड़े लेवल पे थी क्योंकि सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं ना वो तब भी थी, वो अब भी हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत गरीब हैं जिनके घर में खाने को भी कुछ नहीं है और कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उनके कुत्ते भी इंसानों से ज़्यादा, या उनने अपने जानवर, कोई भी जानवर रखा होगा या उनके घर का जानवर भी इंसान से ज़्यादा रिस्पेक्ट पाता है। तो ऐसा सिचुएशन तभी था। तो एक कंपैरिजन दिया है कि 445 जो थे टोटल मनसबदार थे जिनकी बहुत अच्छी रैंकिंग थी, लेकिन टोटल क्या 8,000। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम लोग थे जिनकी काफ़ी ज़्यादा पहुंच थी या बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। बहुत ही ज़्यादातर लोगों का लाइफ जो था उतना अच्छा नहीं था, आम इंसान बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीता था। द मुगल एम्पर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो मुगल एम्पर राजा होते थे ना, रूलर होते थे, और जो उनके मनसबदार होते थे उन बहुत सारा इनकम वो किस पे खर्च करते थे? सैलरीज पे खर्च करते थे। यानी उनने जो लोग रखे होते थे उनको सैलरी देनी पड़ती थी एंड चीज़ें खरीदनी होती थी उसके लिए। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिजन्स एंड पीजेंट्री। इससे किसको फ़ायदा होता था? जो आर्टिजन्स होते थे, अलग अलग आर्ट से जुड़े हुए काम करते थे जो लोग, या फिर जो किसान होते थे, चीज़ें खरीदेंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा। हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। जो चीज़ें और अपना जो फसलें थे वो उनको सप्लाई करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो रेवेन्यू कलेक्शन था ना वो काफ़ी कम होता था किन के पास? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते थे,
ठीक है, उनके पास पैसा नहीं होता था ज़्यादा। द पीजेंट एंड द आर्टिजन बहुत गरीब हुआ करते थे ज़्यादातर। द पोरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। जो गरीब होते थे ना वो बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी कि मुश्किल से उनको अपने दिन का खाना पूरा करने का वो उतना भी बहुत टफ होता था उनके लिए कि कैसे खाना पूरा किया जाए जो लोगों को खिला रहे हैं, है ना। टूल्स एंड सप्लाईज, ऐसा होता था कि उन्हें टूल्स खरीदना होता था, अलग अलग सप्लाईज वगैरह, मतलब कितनी उनकी लाइफ उतनी जैसे प्रॉस्पेरस होनी चाहिए थी नहीं थी। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अब उनको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, किसके लिए कि ताकि खेतों में अच्छी फसल हो और अच्छा कर जाए। द वेल्थियर पीजेंट्री एंड आर्टिजनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। देखो आर्थिक समाज में क्या हुआ, जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले धनी लोग थे, उनका ज़्यादा ग्रोथ हुआ एज कम्पेयर टू जो गरीब था और आम इंसान था, ठीक है। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलीट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ द पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। जो बहुत ज़्यादा धन था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, और इस वजह से जो मुग़ल जो इलीट होता है, जो सबसे ऊपर रिच लोग, ऊपर के तबके के लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, ठीक है, उनके पास काफ़ी ताकत था। वो ऐसे लोग थे लेट 17th सेंचुरी में, उन्होंने तो इवन कि मुग़ल राजा की अथॉरिटी भी डिक्लाइन होने शुरू हुई थी और वो अपने आप को मोर पावरफुल मानते थे। हिज सर्वेंट्स एमर्ज एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ द पावर इन द रीजन्स। जो मुग़ल राजा के सर्वेंट्स होते थे ना अलग अलग जगहों पे, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राजा के रूप में सामने आने लगे। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड द कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। देखो अफगान्स रखे थे, मराठा रखे थे, मुगल्स रखे थे, इंडियन मुस्लिम्स रखे थे, और बहुत सारे राजपूत रखे थे। तो अलग अलग जो थे वो लोग अपनी अपनी जगह पे पावरफुल होते जा रहे थे, और उन्होंने अब राजा की अथॉरिटी को छोड़ दिया था और छोटे छोटे राज्य आ गए थे, जैसे हैदराबाद आ गया, अवध आ गया। ऑल्दो they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master. By the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political parties. हालांकि क्या हुआ कि जो मुग़ल एम्परर को राजा मतलब अपने ऊपर सब मानते थे, उनका हेड मानते थे, और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि प्रोविंसेस, जितने भी प्रोविंसेस थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज वर्क के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।